Hello everyone, welcome to EduTap. My name is Megha, and in today's Sankalp series, we are going to discuss the topic outward remittances. So ये हम 25 important topics discuss करेंगे संकल्प series में for principles and practices of banking. Similar series are available for IFS, AFM and RPWM. एंड बाकी अगर आप बाकी सारे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक जानना चाहते हैं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जानना चाहते हैं, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके ई बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन को एग्जाम की डिमांड के हिसाब से अलाइन कर सके। ओके, चलिए सबसे पहले आउटवर्ड रेमिटेंसेस का मतलब होता है कि इंडिया से पैसा विदेश में भेजना, किसी फॉरेन कंट्री या फॉरेन रीजन में आप पैसा भेजते हैं तो वो आउटर रेमिटेंस है। तो इंडिया से जो हमारे इंडिया के रेजिडेंट्स हैं वो फॉरेन एक्सचेंज जब रिलीज करते हैं तो दे आर गवर्नड बाय दी, स्पेशली जो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है, दे आर गवर्नड बाय दी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन रूल्स 2000। तो इसके थ्रू वो सारे ट्रांजेक्शंस गवर्न होते हैं। तो इंडिया में गवर्नमेंट और आरबीआई के पास बेसिक पावर्स रहती हैं फॉरेन एक्सचेंज और रेमिटेंसेस को रेगुलेट करने के लिए। अब अगर हम करंट अकाउंट की ट्रांजेक्शंस करते हैं, विदेश हम पैसा भेज रहे हैं, तो तीन कैटेगरीज में हम उन ट्रांजेक्शंस को डिवाइड कर देते हैं। एक, शेड्यूल 1, इस शेड्यूल में वो ट्रांजेक्शंस दी गई हैं जिसके लिए फॉरेक्स रिलीज बैंड है, जैसे लॉटरी खरीदने के लिए पैसा भेजना या लॉटरी से जीता हुआ पैसा विदेश भेजना, कोई बैंड इन्वेस्टमेंट करना, जो चीजें बैन है बिल्कुल कि इसके लिए तो आप विदेश पैसा भेज ही नहीं सकते हो, वो चीजें दी गई हैं शेड्यूल 1 के अंदर। शेड्यूल 1 किसका? ये फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन रूल्स। शेड्यूल 2 में वो ट्रांजेक्शन है कि आप पैसा भेज तो सकते हो विदेश, लेकिन आपको किसी स्पेसिफिक गवर्नमेंट या मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। जैसे किसी कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए पैसा भेजना है तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का अप्रूवल चाहिए, कहीं पे एचआरडी मिनिस्ट्री का अप्रूवल चाहिए। तो शेड्यूल 2 में वो ट्रांजेक्शन है। शेड्यूल 3 में वो ट्रांजेक्शन है जहां पे आप ऑथराइज डीलर्स जैसे कि बैंक्स वगैरह के थ्रू आप पैसा तो भेज सकते हो विद इन अ लिमिट। तो अभी स्पेसिफिकली लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के थ्रू आप विदेश पैसा भेजते हो तो $2.5 लाख पर ईयर का लिमिट है। इससे ज्यादा भेजना है तो आरबीआई से अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो शेड्यूल 3 में वो ट्रांजेक्शन है, जैसे मुझे बाहर पढ़ाई करने जाना है, मुझे विदेश पैसा लेके जाना है, तो वो फिर इस कैटेगरी के अंडर फॉल करेगा, शेड्यूल 3। तो 1 बैंड, शेड्यूल 2 गवर्नमेंट से परमिशन, शेड्यूल 3 आपको एक लिमिट के अंडर आप पैसा भेज सकते हो। ठीक है। अब इफ द रेमिटर इन इंडिया इज यूजिंग फंड्स फॉर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फॉरेन करेंसी अकाउंट्स, अगर पैसा इन अकाउंट्स के लिए यूज हो रहा है तो आरबीआई की या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अप्रूवल की जरूरत नहीं है शेड्यूल 2 और 3 के अंडर। तो अगर किसी का आरएफसी अकाउंट है, जैसे जो एनआरआईज इंडिया में आके परमानेंटली सेटल हो जाते हैं ना, तो वो अपना सारा का सारा पैसा आरएफसी अकाउंट में लेके आते हैं। और ईईएफसी अकाउंट ओपन किया जाता है कि अगर आप इंडियन रेजिडेंट हो लेकिन आप फॉरेन करेंसी में अर्न करते हो तो आप पैसा ईईएफसी अकाउंट में डाल सकते हो। तो इन अकाउंट्स के थ्रू जो ट्रांजेक्शन होती है ना, उन पे लिमिट्स नहीं है, जिनके बारे में भी हमने बात करी ना कि शेड्यूल 2 में ये, शेड्यूल 3 में हो। तो फिर अगर आपकी ये अकाउंट्स की ट्रांजेक्शन है ना, उन पे लिमिट्स एप्लीकेबल नहीं होती, उनको कोई प्रायर अप्रूवल वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, शेड्यूल 2 और 3 के लिए। शेड्यूल 1 तो सबके लिए बैंड है ना। ठीक है। फिर अगर मान लो आप शेड्यूल 3 के अंदर ट्रांजेक्शन कर रहे हो, अगर आप $2.5 लाख से ज्यादा की ट्रांजेक्शन करते हो तो आरबीआई का अप्रूवल लेना मैंडेटरी है। लेकिन उसमें भी एक्सेप्शन है कि अगर आप इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हो, वो क्रेडिट कार्ड जो आपको विदेशी बैंक ने, किसी ओवरसीज बैंक या ओवरसीज रेपुटेबल एजेंसी ने अगर आपको क्रेडिट कार्ड इशू किया है और आप विदेश में उससे खर्चा कर रहे हो, तो विदेश का कार्ड, विदेश का खर्चा, तो वहां पे आपको आरबीआई का अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, जितना भी मर्जी अमाउंट हो। ओके। उसके बाद अब हम स्पेसिफिकली बात करते हैं कि है कौन सी ट्रांजेक्शंस शेड्यूल 1 में जो प्रोहिबिटेड है, कि कर ही नहीं सकते हो। तो देखो, मुझे भी पता है कि बहुत सारा डेटा है, इतनी बड़ी लिस्ट याद करना मुश्किल है, तो आप ना कीवर्ड्स याद कर लो। जो जो चीजें मैंने हाईलाइट कर रखी है ना, उन टर्म्स को याद कर लो, ज्यादा मीनिंग में घुसने की जरूरत नहीं है। ओके। तो अगर आप पैसा जीते हो लॉटरी का, या जैसे कौन बनेगा करोड़पति टाइप लॉटरी टाइप पैसा कुछ जीतते हो, वो आप विदेश नहीं भेज सकते हो। आप किसी हॉबी से कुछ पैसा कमाते हो, रेसिंग, राइडिंग, है ना, उनसे पैसा वो विदेश नहीं भेज सकते हो। विदेश में लॉटरी खरीदनी, विदेश में बैंड मैगजीन खरीदना, विदेश में स्वीप स्टेक्स वगैरह, स्वीप स्टेक्स क्या होता है, जैसे होता है नहीं, फॉर्म भरो गाड़ी निकल सकती है आपको, उन सब चीजों के लिए आप विदेश पैसा नहीं भेज सकते हो।
ठीक है। फिर पेमेंट ऑफ कमीशन ऑन एक्सपोर्ट्स मेड टुवर्ड्स इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर एंड होली ऑन सब्सिडरी अब्रॉड ऑफ इंडियन कंपनीज। अब देखो, इसकी डिटेल में नहीं जाना, कमीशन ऑन एक्सपोर्ट्स याद कर लो, जॉइंट वेंचर याद कर लो कि इसके लिए पैसा नहीं भेज सकते। ठीक है। डिविडेंड नहीं भेज सकते, रेमिटेंस ऑफ डिविडेंड, कोई भी ऐसी कंपनी जिसपे डिविडेंड बैलेंसिंग एप्लीकेबल है वो भी विदेश पैसा नहीं भेज सकती डिविडेंड का। ठीक है। फिर पेमेंट ऑफ कमीशन ऑन एक्सपोर्ट्स अंडर रूपी स्टेट क्रेडिट रूट, रूपी स्टेट क्रेडिट रूट के अंडर एक्सपोर्ट्स पे कमीशन का विदेश में पैसा नहीं भेज सकते हो, एक्सेप्ट अगर कमीशन 10% तक के है और एक्सपोर्ट्स टी और टबैको का एक्सपोर्ट है, उस पे जो कमीशन आप पे करो 10% तक का, उसके लिए आप विदेश पैसा भेज सकते हो, बाकी आप नहीं भेज सकते। यहाँ पे भी आप रूपी स्टेट क्रेडिट रूट वर्ड याद कर लो और ये एक्सेप्शन याद कर लो टी एंड टबैको वाला कि इसके लिए भेज सकते हैं। ठीक है। कॉल बैक सर्विसेज, उसके लिए विदेश पैसा नहीं भेज सकते हो। फिर अगर किसी को नॉन रेजिडेंट स्पेशल रूपी अकाउंट पे कोई इंटरेस्ट मिला है तो वो आप विदेश नहीं भेज सकते हो। तो ये तो वो पैसा जो आप भेज ही नहीं सकते। फिर वो पैसा जो आप भेज सकते हो लेकिन किसी मिनिस्ट्री से परमिशन लेनी पड़ती है। कल्चरल टूर के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड कल्चर से परमिशन लेनी पड़ती है। एडवर्टाइजमेंट इन फॉरेन प्रिंट मीडिया फॉर द पर्पज अदर देन प्रमोशन ऑफ टूरिज्म, फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड इंटरनेशनल बिडिंग exceeding US $10,000 by a state government and PSU, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से परमिशन लेना पड़ता है। ठीक है। तो कीवर्ड्स याद करो, कीवर्ड्स पे फोकस करो। रेमिटेंस ऑफ फ्रेट ऑफ वेसल चार्टर्ड बाय PSU, उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट चार्टर विंग से परमिशन लेना पड़ता है। पेमेंट ऑफ इंपोर्ट थ्रू ओशन ट्रांसपोर्ट बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ओशन से कुछ इंपोर्ट करती है, उसका पेमेंट करना है तो फिर मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट से परमिशन लेना पड़ता है। रेमिटेंस फॉर हायरिंग चार्जेस ऑफ ट्रांसपोंडर्स बाय टीवी चैनल्स, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, उनको मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और इनको मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से परमिशन लेना पड़ता है। Remittance of prize money, sponsorship of sports activity abroad by a person other than international, national, state level sport bodies if the amount involved exceed USD $1 lakh, तो मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी यूथ डिपार्टमेंट जो है यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, उससे परमिशन लेना पड़ता है। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स मेकिंग रेमिटेंसेज टू देयर एजेंट अब्रॉड, इसमें परमिशन लेना पड़ता है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम द डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग। रेमिटेंस ऑफ मेंबरशिप फॉर PNI क्लब, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। रेमिटेंस ऑफ कंटेनर डिटेंशन चार्जेस एक्सीडिंग द रेट प्रिस्क्राइब बाय डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग, मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट, डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग से परमिशन लेना पड़ता है। तो ऐसे रट्टा मारने की कोशिश मत करो, आइडिया सा ले लो कि आप एलिमिनेशन करके आप सॉल्व कर सको। ठीक है। फिर शेड्यूल 3 में वो ट्रांजेक्शन आती हैं जहां पे आप एक लिमिट तक पैसा भेज सकते हो। तो LRS के अंडर अभी आप पैसा भेजते हैं तो $2.5 लाख तक का पैसा भेज सकते हो। ठीक है। और इससे ज्यादा पैसा भेजना है तो RBI का परमिशन लेना पड़ता है। तो जैसे आपको विदेश में घूमने जाना है, एक्सेप्ट नेपाल भूटान, कहीं पे भी आप घूमने जाते हो पैसा लेके जाना है, किसी को विदेश में आपको गिफ्ट करना है, डोनेट करना है, आप बाहर नौकरी करने जा रहे हो, आपको पैसा चाहिए, आप परमानेंटली बाहर सेटल हो रहे हो, आप पैसा लेके जाओगे। ठीक है। आपको अपने विदेश में कोई आपके भाई बंधु हैं, उनको आपको पैसा भेजना है लिविंग एक्सपेंसेस के लिए, तो आप भेज सकते हो $2.5 लाख तक। ठीक है। आपको बाहर बिजनेस के लिए जाना है, कॉन्फ्रेंस के लिए जाना है, ट्रेनिंग के लिए जाना है, इलाज करवाने जाना है, जो इलाज करवाने जा रहा है उसके साथ आप अकंपनी कर रहे हो, आप पैसा भेज सकते हो। ठीक है। उसके बाद आपको विदेश में पढ़ाई करना है या कोई भी करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन अगर वो प्रोहिबिटेड नहीं है तो आप शेड्यूल 3 के अंदर $2.5 लाख तक का पैसा आप लेके जा सकते हो, लेकिन ऑथराइज्ड डीलर के थ्रू ट्रांजेक्शन होती है। मैं ऐसा नहीं कि मैंने जेब में भरे डॉलर्स और मैं लेगी, ऑथराइज्ड डीलर जो कि बैंक्स होते हैं उनके थ्रू आप ये ट्रांजेक्शन करते हो। ठीक है। उसके बाद फॉर द फॉलोइंग पर्पस इंडिविजुअल्स मे एक्सीड $2.5 लाख विद प्रॉपर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। कुछ अगर आप इमिग्रेशन के लिए जा रहे हो, मतलब आप परमानेंटली बाहर सेटल होने जा रहे हो, $2.5 लाख से ज्यादा पैसा लेके जाना है, आप बाहर आप पढ़ाई करने जा रहे हो या आप बाहर मेडिकल ट्रीटमेंट करने जा रहे हो, तो $2.5 लाख से ज्यादा आपको इजिली परमिशन मिल जाती है। बस आपके पास डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए कि भाई मेरे तो पढ़ाई में ही $3 लाख लग रहे हैं, तो आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि देखो ये यूनिवर्सिटी और ये फीस तो आपको दे देंगे, या मेडिकल ट्रीटमेंट बिल दिखा दो, या आप ये प्रूफ कर दो कि मैं परमानेंटली सेटल हो रहा हूँ, मैं तो सारा बोरिया बिस्तर अपना लेके जा रहा हूँ। तो आपके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है तो आपको $2.5 लाख से ज्यादा आपको ले जाने दिया जाता है। बाकी हर जगह तो RBI से आपको परमिशन लेना ही लेना पड़ता है। ठीक है। फिर स्पेशल प्रोविजन फॉर रेसिडेंट्स बट नॉट परमानेंटली रेजिडेंट इन इंडिया, अगर कोई रेजिडेंट है बट नॉट परमानेंटली रेजिडेंट, उनके लिए क्या प्रोविजन है? पर्सन हु इज रेजिडेंट इन इंडिया but not permanently resident
कैन रेमिट अप टू their net salary after tax, PF and other deductions. वो net salary अपनी remit कर सकते हैं if they are a citizen of foreign country. अगर कोई फॉरेन कंट्री का सिटीजन है, इंडिया में रह रहा है, तो वो अपनी सैलरी वगैरह टैक्स वैक्स कटवा के विदेश भेज सकता है। और वो अगर इंडियन सिटीजन है, जिनकी विदेश में किसी कंपनी में, विदेशी ब्रांच में, वहां पे अगर इनकी पोस्टिंग हो रखी है, ये भी अपना सारा पैसा लेके जा सकते हैं। इनको भी कोई इशू नहीं होता है। अब रेजिडेंट बट नॉट परमानेंटली रेजिडेंट होता है, मीन समवन रिजाइडिंग इन इंडिया, जो किसी स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए इंडिया में रह रहा है, एक पर्टिकुलर असाइनमेंट के लिए इंडिया में रह रहा है, नॉट एक्सीडिंग 3 years, कि कोई इंडिया में विदेश से आया नौकरी करने, ठीक है, और वो यहाँ पे भी रह रहा है, एंड वो अपना पैसा जो है वो लेके जा सकता है। ओके, मान लो कि कोई विदेशी है, वो टाटा कंपनी में काम करने आया है 2-2.5 साल के लिए, तो उसकी जो सैलरी है टैक्स वैक्स कटवा के वो लेके जा सकता है। मान लो कोई इंडियन पर्सन है, उसकी यूएस में पोस्टिंग हो रखी है, ठीक है, तो वो भी रेजिडेंट बट परमानेंटली नॉट रेजिडेंट है, तो वो इंडियन रेजिडेंट है लेकिन नॉट परमानेंटली रेजिडेंट, तो ये लोग अपना पैसा इधर उधर कर सकते हैं, इनके लिए स्पेसिफिक प्रोविजंस हैं। ठीक है, चलिए अब फ्रॉडलेंट ऑफर्स के बारे में बात करते हैं। फ्रॉडस्टर काफी बार लोगों को अप्रोच करते हैं कि देखो हम तुम्हारा प्रोसेसिंग फीस कम कर देंगे, ट्रांजैक्शन फीस कम कर देंगे, इस सब में हम तुम्हें हेल्प कर देंगे, ठीक है, और विक्टिम को कन्विंस कर देते हैं कि तुम अपना जो पैसा है टू डिपॉजिट दीज चार्जेस इनटू अकाउंट्स इन इंडियन बैंक्स। दीज फ्रॉडस्टर देन विड्रॉ द मनी इमीडिएटली, कि फ्रॉड वाला पर्सन आएगा कि आपको बोलेगा आपको बाहर पैसा भेजना है, इतना भेजना है, देखो आपका ना इतना चार्ज लगेगा, नॉर्मली 10 लाख लगता है, हम आपसे कम लेंगे, आप इस अकाउंट में जमा करवा दो, हम आपकी ट्रांजेक्शन करवा देते हैं। तो आप उसके अकाउंट में पैसा डालते हो, इमीडिएटली लेके फरार हो जाते हैं। ठीक है, और ऐसे लोगों की ज्यादातर मल्टीपल अकाउंट्स होते हैं, अलग अलग ब्रांचेस में, अलग अलग नाम से, और वो पैसा ऐसे कलेक्ट करते रहते हैं। तो बैंक की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऑथराइज डीलर कैटेगरी 1 के जो बैंक्स होते हैं, उनको काफी विजिलेंट रहना है अकाउंट ओपन करते हुए, ऐसी कोई भी ट्रांजेक्शन में उनको विजिलेंट रहना है और एक्सट्रीम कॉशन एक्सरसाइज करनी है, ताकि उनके बैंक के थ्रू कोई भी ऐसी फ्रॉड वाली स्कीम ना चल रही हो। ठीक है, और इवन कस्टमर्स को भी अवेयर रहना चाहिए कि हम ऑथराइज जो पर्सन्स हैं, बैंक्स हैं, उनके थ्रू ही हम ट्रांजेक्शन करें। अब जो हमारे पास ऑथराइज डीलर कैटेगरी 1 होते हैं, ऑथराइज डीलर के थ्रू हम ट्रांजेक्शन करते हैं, विदेश में पैसा भेजना है, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज करनी है। ऑथराइज डीलर कैटेगरी 1 किसी भी टाइप की आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो, कोई इशू नहीं होता। ऑथराइज डीलर जो कैटेगरी 2 के जो लोग होते हैं, जिनको लाइसेंस होता है, वो सिर्फ नॉन ट्रेड रिलेटेड करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन अलाउ कर सकते हैं। ठीक है, ये कौन सी ट्रांजेक्शन अलाउ कर सकते हैं? जैसे किसी को विदेश जाना है, तो वो ऑथराइज डीलर कैटेगरी टू के थ्रू करेंसी एक्सचेंज करवा सकता है। किसी को टूर ऑपरेटर, ट्रैवल एजेंट को पैसा पे करना है, बिजनेस के लिए ट्रैवल करना है, किसी कॉन्फ्रेंस में जाना है, ट्रेनिंग के लिए जाना है, किसी इंटरनेशनल इवेंट में पार्टिसिपेट करना है, शूटिंग करने बाहर जाना है ना, मेडिकल ट्रीटमेंट कराने जाना है, अपने क्रू को वेजेस देना है, बाहर पढ़ाई करने जाना है, बाहर एजुकेशनल टाई अप है किसी यूनिवर्सिटी के साथ, उनको पेमेंट करना है। इसके अलावा कोई एग्जाम फीस है, जैसे आप इंडिया में जीआरई, टॉफल, आइल्स इनके पेपर देते हो ना, आपको फॉरेन करेंसी में देने होते हैं, तो आप कैटेगरी 2 वाले डीलर के थ्रू आप फॉरेन एक्सचेंज करवा सकते हो। आपको विदेश में जॉब एप्लीकेशन देना है, आपको कोई कंसल्टेंसी फीस पे करनी है, इमिग्रेशन फीस पे करनी है, आपको स्किल असेसमेंट फीस पे करनी है, वीजा फीस पे करनी है, ठीक है, कोई डॉक्यूमेंट प्रोसेस करवाना है, किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप लेनी है, ये मतलब बेसिक है, इनमें कोई अब एसेट लाइबिलिटी थोड़ा ना क्रिएट हो रही है। ये सब कुछ आप ऑथराइज डीलर कैटेगरी 2 के थ्रू कर सकते हो। इस लिस्ट को 2-3 बार पढ़ लेना, क्योंकि इसमें से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पूछा जा सकता है। ओके, उसके बाद है मीटिंग ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस ऑफ एनआरआई क्लोज रिलेटिव बाय रेजिडेंट इंडिविजुअल। तो अगर कोई इंडियन रेजिडेंट है, वो किसी एनआरआई रिश्तेदार का मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए खर्चा करता है, तो पहली बात तो रिलेटिव की जो डेफिनेशन है वो हमारे कंपनीज एक्ट के अंदर दे रखी है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 77। तो ऐसा नहीं कि किसी को भी बोल दो कि मेरा ताया चाचा मासी, नहीं, जो कंपनीज एक्ट में डेफिनेशन है वही आपके रिलेटिव की डेफिनेशन में फॉल करते हैं। इफ रेजिडेंट इंडिविजुअल इन इंडिया pays in Indian rupees for the medical expense of NRI close relative, it is considered as a resident to resident transaction। एक NRI का खर्चे के लिए अगर एक इंडियन रेजिडेंट इंडियन रुपीज में पेमेंट करता है, तो उसको रेजिडेंट टू रेजिडेंट ट्रांजेक्शन माना जाता है। ये नहीं माना जाता कि ये इंडियन एनआरआई को पेमेंट कर रहा है, क्योंकि बेचारे के इलाज के लिए उसमें ज्यादा है ना तामझाम नहीं गवर्नमेंट ने ऐड किया। दिस फॉल्स अंडर जनरल परमिशन, नो सेपरेट आरबीआई अप्रूवल इज रिक्वायर्ड।
ठीक है, आप अपने किसी रिश्तेदार की हेल्प कर रहे हो, इंडिया में वो इलाज करवा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। वो रेज़िडेंट टू रेज़िडेंट ही ट्रांज़ैक्शन मानी जाती है। ठीक है, उसका रहना, ट्रैवल करना और उसके जो खर्चे हैं, एनआरआई जो इंडिया में आए इलाज कराने के लिए, वो सब कुछ कवर होता है, तो उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा परमिशंस की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप कभी भी जो शेड्यूल 1 में ट्रांज़ैक्शंस है प्रोहिबिटेड, उनके लिए आप पैसा नहीं फॉरेन एक्सचेंज विथड्रॉ कर सकते। अगर आप नेपाल या भूटान जा रहे हो, उसके लिए आप फॉरेन एक्सचेंज विथड्रॉ नहीं कर सकते हो। ठीक है, ट्रांज़ैक्शन आप किसी नेपाल या रेज़िडेंट के पर्सन के साथ कर रहे हो, अनलेस आरबीआई परमिट्स, इज़ अंडर स्पेशल एंड जर्नल ऑर्डर्स विद एप्लीकेबल कंडीशंस। तो नेपाल और भूटान में ट्रांज़ैक्शन करने के लिए ना स्पेशल रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो आपको फॉलो करनी पड़ती हैं। बाकी कहीं पे भी आपको ट्रांजैक्शन करनी है तो फॉरेन एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन कर सकते हो। ठीक है, अब एलआरएस जो है, बेसिकली जो हमारे शेड्यूल 3 की ट्रांजैक्शन है वो एलआरएस की ही ट्रांजैक्शन है। तो 2004 में एलआरएस स्कीम आई थी। पहले तो हम साल में सिर्फ $25,000 इशू कर सकते थे, भेज सकते थे विदेश। अब हम $2.5 लाख भेज सकते हैं। तो ये जो स्कीम है, ये रेजिडेंट इंडिविजुअल्स के लिए, इवन माइनर्स भी कर सकते हैं, विदेश में पैसा भेज सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली गार्डियन को भी काउंटर साइन करना पड़ता है। कंपनीज, पार्टनरशिप फर्म्स, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और ट्रस्ट को ये स्कीम अवेलेबल नहीं है। ठीक है, क्या फैमिली मेंबर क्लब कर सकते हैं अपना पैसा? मान लो मेरी सिस्टर कनाडा में है, मुझे उसे $3 लाख भेजने हैं, मेरी तो लिमिट 2.5 लाख है। मान लो 2.5 लाख मैंने भेजे, $50,000 मेरे फादर की लिमिट यूज करके हमने इकट्ठे भेज दिए पैसे, या हमने इकट्ठे ज्वाइंटली विदेश में कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो हमारी क्लबिंग हो सकती है हमारी लिमिट्स की। ठीक है, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन क्लबिंग allowed only if other family members are co-owners, co-partners of the overseas bank account, investment or property। कहते हैं आप कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन करनी है विदेश में, तो क्या फैमिली मेंबर्स की लिमिट $2.5 लाख की क्लब कर सकते हो? आप कर सकते हो अगर दोनों का फॉरेन में ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट है, ज्वाइंट प्रॉपर्टी है, कोई उनका को पार्टनरशिप है अकाउंट के अंदर, तब। ठीक है, मेरे और मेरे फादर मिलके दुबई में लैंड खरीद रहे हैं या प्रॉपर्टी या फ्लैट खरीद रहे हैं, तब हमारी लिमिट $2.5 लाख की क्लब हो गए $5 लाख हो जाएगी। ठीक है, तो $2.5 लाख की लिमिट है पर ईयर पर इंडिविजुअल। कितनी मर्जी बार भेजो, टोटल 2.5 लाख भेजना है। एक बार 10 भेजा, 20 भेजा, 50 भेजा, बार बार भेजो, मिलके $2.5 लाख आप भेज सकते हो। ठीक है, अगर इससे ज्यादा भेजना है तो आरबीआई का परमिशन लगेगा। आप चाहे करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन करो, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन करो, कंबाइन करके करो, कोई दिक्कत नहीं है। बाहर घूमने जाना है, गिफ्ट करना है, नौकरी करने जाना है, परमानेंटली सेटल होना है, रिश्तेदारों को पैसा देना है, बिजनेस ट्रिप के लिए जाना है, इलाज कराना है, पढ़ाई के लिए जाना है, आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो। ठीक है, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन कैसी होती है एलआरएस के अंदर? तो देखो, अगर आपको विदेश में बैंक अकाउंट ओपन करना है तो इंडिया से पैसा भेजना पड़ेगा। आप विदेश में अपनी एक एसेट क्रिएट कर रहे हो ना, तो आपको एलआरएस के थ्रू आप कर सकते हो। आपको विदेश में कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, जैसे शेयर्स खरीदने हैं, ठीक है, किसी फॉरेन कंपनी में आपको डायरेक्टर बनना है, तो जब आपको डायरेक्टर बनना होता है ना, तो आपको उस कंपनी के कुछ शेयर्स खरीदने पड़ते हैं, तो वो शेयर्स खरीदने के लिए इंडिया से पैसा भेजना है, तो एलआरएस के थ्रू भेज सकते हो। ठीक है, आपको म्यूचुअल फंड, वेंचर कैपिटल फंड, डेट सिक्योरिटीज, प्रॉमिसरी नोट्स, उसमें इन्वेस्टमेंट करना है, आप भेज सकते हो एलआरएस के थ्रू पैसा। ठीक है, आपको कोई होली ओन सब्सिडरी विदेश में बनानी है, जॉइंट वेंचर करना है, ठीक है, एनआरआई रिलेटिव को लोन देना है, ये सब आपकी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है, आप एलआरएस के थ्रू कर सकते हो। ठीक है, आपने रिटेन करना है या री इन्वेस्ट करना है, आपका फंड्स आपने फॉरेन में कुछ कमाया, आपको वहीं पे री इन्वेस्ट करना है प्रॉपर्टी में, तो फिर आप एलआरएस के थ्रू कर सकते हो। ठीक है, रेजिडेंट्स कैन ओपन एंड होल्ड फॉरेन करेंसी अकाउंट्स अब्रॉड विदाउट आरबीआई अप्रूवल। मुझे विदेश में अगर कोई फॉरेन करेंसी अकाउंट ओपन करना है तो आरबीआई से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू भी पैसा भेज सकते हो, बेनिफिशियरी के नाम पे, सेल्फ के नाम पे डिमांड ड्राफ्ट आपका हो सकता है, और यूजुअल बहुत सारे मोड ऑफ रेमिटेंस है जिसके थ्रू आप पैसा विदेश भेज सकते हो। ठीक है, नो क्रेडिट फैसिलिटीज फॉर कैपिटल अकाउंट रेमिटेंसेस, क्रेडिट फैसिलिटीज नहीं मिलती हैं कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन के अगेंस्ट। आपको कोई लोन फैसिलिटीज आप नहीं यूज कर सकते हो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन करने के लिए। कैपिटल अकाउंट रेमिटेंस करने के लिए आप क्रेडिट फैसिलिटीज नहीं यूज कर सकते हो। ठीक है, जो ट्रांजेक्शन प्रोहिबिटेड है वो भी आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, आप किसी ऐसी कंट्री में कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते जिसको एफएटीएफ ने नॉन कोऑपरेटिव कंट्री बोला है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है, जो मनी लॉन्ड्रिंग
और फाइनेंशियल टेररिज्म को कंट्रोल करने के लिए काम करती है ना, अगर उन्होंने बोल दिया कि ये टेरिटरी कौन नॉन कोऑपरेटिव है, तो वहां पे आप कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हो, ठीक है। आरबीआई ने बोल दिया कि इस कंट्री में टेररिज्म का रिस्क है, वहां पे भी आप एलआरएस की ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हो। वैसे भी जब आपको कैपिटल अकाउंट की ट्रांजेक्शन करनी है, तो आपको आपकी ना डेजिग्नेटेड ब्रांच होती है कि इसी ब्रांच के थ्रू, बैंक की ब्रांच के थ्रू मैं सारी ट्रांजेक्शन करूंगी, ये वाला बैंक है इसके थ्रू मैं करूंगी। और फॉर्म नंबर A2 खरीदना पड़ता है फॉरेन एक्सचेंज परचेज करने के लिए, और आपको पैन कार्ड भी जरूरी है एलआरएस के थ्रू ट्रांजेक्शन करने के लिए। इवन सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के नाम पे भी आप एलआरएस ट्रांजेक्शन कर सकते हो, लेकिन सोल प्रोप्राइटर और सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म दोनों को एक ही माना जाएगा, दोनों की मिला की लिमिट $2.5 लाख ही होगी, ठीक है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पीरियड ऑफ सरेंडर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब देखो, जो फॉरेन एक्सचेंज होती है ना, आप अपने पास नहीं रख सकते हो। देखो, आप मेरे पास रुपए थे, मैंने उनको फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करा लिया, जिस पर्पस के लिए यूज करना है कर लिया। ऐसा नहीं कि जिस पर्पस के लिए आपने ली थी फॉरेन करेंसी उसी पर्पस के लिए यूज करना है, कोई भी एलिजिबल पर्पस के लिए आप यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपने 180 दिन हो गए, आप उसे यूज नहीं कर रहे हो, तो आपको उसे ऑथराइज्ड पर्सन, ऑथराइज्ड डीलर के पास सरेंडर करना पड़ता है। 180 दिन के अंदर अंदर यूज कर लो, नहीं तो सरेंडर कर लो। मान लो 180 दिन पार हो गए, 190वें दिन जाके आप ऑथराइज डीलर को बोलते हो कि मुझे ये फॉरेन करेंसी सरेंडर करनी है, मुझे रुपीस दे दो, तो सामने वाले को लेनी पड़ेगी। वो ये नहीं बोल सकता कि आपने तो 180 दिन हो गए, आप लेट हो गए, उसको लेना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, अगर आप इंडिया में ट्रैवल करते रहते हो, फॉरेन आते जाते रहते हो, $2000 तक की करेंसी अपने पास रख सकते हो, $2000 तक की करेंसी, ठीक है। फॉरेन कॉइन्स जितने मर्जी रखो, लेकिन $2000 से ज्यादा आपकी फॉरेन करेंसी आपके पास नहीं रख सकते हो, ठीक है। ठीक है, मैं बार बार, मेरा विदेश आना जाना रहता है, तो मैं $2000 तक रख सकती हूँ, बाकी सारा सरेंडर करना पड़ेगा। ओके, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इज प्रोहिबिटेड अंडर द शेड्यूल 1 ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 2000। लॉटरी वाला तो हमने पॉइंट किया है कि प्रोहिबिटेड है। मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स मेकिंग रेमिटेंस टू देयर एजेंट्स अब्रॉड, ऐसा तो हमने कुछ भी नहीं पढ़ा कि इसके लिए आप विदेश पैसा नहीं भेज सकते हो या प्रोहिबिटेड है। रेमिटेंस ऑफ इनकम फ्रॉम रेसिंग राइडिंग अदर हॉबी, ये तो हमने पढ़ा कि आप हॉबी से रेसिंग राइडिंग वाला जो पैसा है वो आप विदेश नहीं भेज सकते, तो 1 और 3 प्रोहिबिटेड है। तो सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। अगला है, आरबीआई ग्रांट्स लाइसेंस टू सर्टेन एंटिटीज एज ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 2 टू अंडरटेक विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन ट्रेड करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। तो मैंने आपको लिस्ट बताई थी ना कि ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 2 कौन सी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, तो कौन सी कर सकते हैं? फीस फॉर पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल कॉन्फ्रेंस एंड स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग, यस। फिल्म शूटिंग के लिए, यस। रेमिटेंस टुवर्ड्स फीस फॉर एग्जामिनेशन हेल्ड इन मुंबई फॉर टॉफल, यस। एमिग्रेशन, यस। स्किल क्रेडेंशियल असेसमेंट, यस। वीजा फीस, यस। मेडिकल ट्रीटमेंट अब्रॉड, यस। तो ये सारी ही पर्पस के लिए आप ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 2 के थ्रू ट्रांजेक्शन कर सकते हो। The purpose of outward remittance is cultural tours. Approval of dash is required for Schedule 2 of FEMA Rules 2000. तो जून 24 में पूछा गया था कि कल्चरल टूर के लिए आपको किसके अप्रूवल की जरूरत है, ठीक है। तो यहां पे हमने एक पूरा बड़ा सा टेबल किया था, ठीक है। कल्चरल टूर, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी यहाँ पे लिखा हुआ है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड कल्चर, ठीक है। तो इस तरीके से, ऐसा नहीं कि बहुत कॉमनली बहुत सालों में एक ही बार आया है, तो यहाँ पे ए जो है करेक्ट आंसर है। अगले, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द परमिसिबल अकाउंट्स अंडर एलआरएस आर करेक्ट। मैक्सिमम अमाउंट आप कितना कर सकते हो? $2.5 लाख पर इंडिविजुअल, करेक्ट। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन विद इन द ओवरऑल लिमिट, करेक्ट। एनी अमाउंट अबव कैन बी रिमिटेड विदाउट आरबीआई अप्रूवल, नो नो, आरबीआई का अप्रूवल तो चाहिए। द फाइनेंशियल ईयर इज कंसिडर्ड अप्रैल टू मार्च, करेक्ट। तो 1, 2 एंड 4 यानी कि ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगले, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोसीजरल डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स फॉर एलआरएस रेमिटेंस। द रेमिटर मस्ट डेजिग्नेट अ ब्रांच ऑफ एन ऑथराइज्ड डीलर फॉर द रेमिटेंस। पैन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर एलआरएस रेमिटेंस। देखो, पैन तो रिक्वायर्ड है, तो 2 एलिमिनेट कर दो, वो तो रिक्वायर्ड है। The remitter must submit form A2 for foreign exchange purchase, correct. Self declaration is needed if remittance is for private travel abroad, तो correct। self आपको declare करना है कि मैं abroad जा रहा हूँ, और authorized dealer के थ्रू आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो, तो A जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ओके, तो अभी ये तो हमारे बिल्कुल सिंपल टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हम कवर करें। अगर आप पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। सो लेट मी जस्ट शो यू।
तो आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर आप कोर्सेज पे क्लिक करिए, जैप कोर्सेज पे क्लिक करिए, यहाँ पे आपको मास्टर कोर्स नजर आएगा। तो मास्टर कोर्स में चारों सब्जेक्ट्स की रिकॉर्डेड क्लासेस, एग्जाम से जस्ट पहले लाइव क्लासेस, नोट्स, टेस्ट सीरीज, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज आपको मिलेंगे। अभी हमारा जो ऑफर है इंडिया 76 वाला, वो आज तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, तो टुडे इज द लास्ट डे, तो आप इसके थ्रू एनरोल कर सकते हैं। अगर आपको एक किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है तो सिंगल पे क्लिक करिए, स्पेसिफिक सब्जेक्ट के भी मास्टर कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है, 8 और 12 मंथ्स की वैलिडिटी है, तो आप इंडिया 76 कोड यूज करके हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। कोई डाउट है तो आप हमें मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in, या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 8146207241। So I hope ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। That's it for today. Thank you so much.